नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोरोना से कैसे लड़ें किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए अब बात करते हैं किस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और खासतौर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर 2020 को रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से USIFSPF के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में विशेष मुख्य संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर 2020 को रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से USIFSPF के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में मुख्य संबोधन देंगे। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम USIFSPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है। 31 अगस्त से शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम है US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। इस थीम में कई विषय शामिल किए गए हैं, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार और अन्य। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापानी बाजार हेतु भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत और मेसर्स निस्केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच एक सहमति पत्र यानी MOU पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापानी बाजार हेतु भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत और मेसर्स निस्केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच एक सहमति पत्र यानी MOU पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। ये MOU मेसर्स निस्केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान को वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए भारत में अपने सहकारी परीक्षण एवं निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में वस्त्र समिति को निर्दिष्ट करने में सक्षम करेगा। इन वस्त्र और परिधान उत्पादों में तकनीकी वस्त्र के साथ साथ ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकेगा जिन पर घरेलू और विदेशी ग्राहकों खरीदारों दोनों के लिए बाद की किसी तिथि पर परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली और रायबरेली के कामकाज की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली और रायबरेली के कामकाज की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर श्री गौड़ा ने कहा कि स्थापित किए जाने वाले बल्क ड्रग और चिकित्सा उपकरण पार्कों के विकास में NIPER को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि TB, मलेरिया, कालाजार, कैंसर, मधुमेह, मोटापा जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए औषधियों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। औषधियों का पुनर्वर्गीकरण और विकास ध्यान केंद्रित किए जाने के अन्य क्षेत्र हो सकते हैं। मोहाली जैसे NIPER को अपने उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने चाहिए, क्योंकि अनुसंधान और विकास पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षण, परामर्श और इंक्यूबेशन केंद्रों जैसी सेवाओं के विस्तार के माध्यम से उद्योग, विशेष रूप से MSME की सहायता करना समय की जरूरत है। राजस्व जुटाने की हर संभावना का पता लगाया जाना चाहिए और NIPER को चाहिए कि वे स्वयं को आत्मनिर्भर प्रीमियर संस्थानों के रूप में विकसित करें। उद्योग और अकादमिक संबंधों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जिससे NIPER के पास मौजूद पेटेंटों को व्यावसायिक बनाने में भी लाभ उठाया जा सकता है। और अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमा
से कैसे बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। कृषि शिक्षा के माध्यम से कोरोना से कैसे लड़े किसान, इसके बारे में दूरदर्शन किसान से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक से विस्तार से बात की। आइए देखते हैं। कोरोना महामारी के वजह से सारा क्षेत्र प्रभावित है और अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यह क्षेत्र भी प्रभावित है। अब इसमें एक बदलाव की बात की जा रही है, खासतौर से अभी HRD मिनिस्ट्री उसका नाम बदल करके एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया है, वहाँ पर भी बदलाव किया गया है। पॉलिसी में काफ़ी लंबे समय से जो बदलाव की मांग की जा रही थी, अभी बदलाव किया गया है। हम देखते हैं कि इसका जो खासतौर से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो शिक्षा नीति है उसमें क्या कोई बदलाव किया जा सकता है, या बदलाव की जो बात है वो कहाँ तक यहाँ पर चलाया जा रहा है। संभावना है कि इसको किस तरह से जो एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम बिंदु पर बात करने के लिए ICR के DDG एजुकेशन हैं RC अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, अभी जिस तरह से आपने देखा कि HRD मिनिस्ट्री है उसमें बदलाव किया गया, क्या सर ICR में कुछ इस तरह से बदलाव की बात की जा रही है? धन्यवाद संतोष जी। इसमें हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारे बदलाव किए हैं और अच्छी बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे पहले से ट्यून्ड हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। हम लोगों ने 2016 से ही 4 साल का डिग्री प्रोग्राम सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही कर रखा है। उसमें कहा गया है कि आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है। हमारे जो बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उनमें हमने कंपलसरी किया हुआ है कि एक चौथे साल में बच्चे एक जो हमारा स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है जिसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना है, हम बच्चों को कई तरह के एंगेजमेंट्स करते हैं। उसमें रूरल एंगेजमेंट भी होता है, बच्चों का एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करते हैं हम लोग जो हैं, उसमें इंडस्ट्री अटैचमेंट भी करते हैं, और ये नई शिक्षा नीति में भी ये बात की गई है। लेकिन अब हमें उसको और थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है और हमें अब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है नई शिक्षा नीति में, तो क्या हम अंतिम वर्ष में स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम करते थे, क्या हमें उसको शिफ्ट करके प्रथम वर्ष में करना है या द्वितीय वर्ष में करना है, या इस तरह से ऑप्शनल बनाना है बच्चों के लिए। क्योंकि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में बच्चा 1 साल भी पढ़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 2 साल पढ़ के उसको डिप्लोमा भी देना पड़ सकता है आपको, तो वो इस कम्युनिटी एंगेजमेंट से वंचित न रह जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें किया। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें कि हमारा मेन फोकस बच्चों के लिए ये है कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे बने, जॉब देने वाले बने। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि जॉब देने वाले बने बच्चे, न कि जॉब लेने वाले बने। तो इसकी बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं जो कि नई शिक्षा नीति में भी बात की गई है, और अब हम इसके लिए और एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसमें हम निश्चित करेंगे कि कितनी समय सीमा में, जो इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी पार्क बनाने हैं आपको, तो टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब है कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई हैं, वैराइटीज़ बनाई हैं, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो भी टेक्निक्स बनाई हैं, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले से ही हमारे पास सुविधा है, लेकिन अभी और थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में हमें ये सुनिश्चित करना है कि किस तरह से हम उसको बनाएं, किस तरह से हर टेक्नोलॉजी पार्क में किसानों से संबंधित सारी समस्याएं हैं। तीसरा एक और बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे प्रोजेक्ट लें, तो वो अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी किसानों की समस्याएं हैं, जो हमारे डिमांड ड्रिवन रिसर्च है,
उसकी तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान हो, तो उस तरह के ही रिसर्च टॉपिक्स लें। जैसे बड़ी अच्छी बात कही है शिक्षा नीति में कि 5 साल का अगर बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करता है या 4 साल के बाद में 1 साल का अगर MSc प्रोग्राम करता है तो सीधा PhD में एडमिशन ले सकता है बच्चा। सर, नई शिक्षा नीति में जैसे आपके यहाँ ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम और PhD लेवल के, ये तीनों लेवल पर सर कहाँ आपको लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है? इसमें मैं जो समझता हूँ कि तीनों लेवल पर सुधार की आवश्यकता तो है ही, लेकिन हमने पहले से ही बहुत सारे सुधार कर रखे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की आवश्यकता है हमें जो है। जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल का मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो ABC जो बताया है हमारी शिक्षा नीति में कि आपका जो क्रेडिट बैंक बनेगा, एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेगा, तो उस चीज़ को अब हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको करें। MSc 1 साल के लिए बात की गई है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसके कोर्सेज को हम 1 साल का इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात की गई है, तो उसके लिए भी हमें ढांचा इसका बदलना पड़ेगा। और PhD में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जो कि हमने पहले से ही काफ़ी विश्वविद्यालयों में इम्प्लीमेंट कर रखा है कि बच्चों को, PhD के बच्चों को एज ए टीचर, एज ए टीचिंग असिस्टेंट भी उनकी सेवाएं ली जाएं। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि आपको बच्चों को एक मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए दूसरे बच्चों को, तो उनकी अपनी स्किल्स भी बढ़ेंगी। दूसरा इसमें एक फ़ायदा होगा कि आपके पास जो अभी टीचर्स की कमी है तो वो भी थोड़ी सी कमी दूर होगी आपकी। तो PhD में बहुत सारे जो रिसर्च टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से चूज़ करना है, इसके लिए भी एक नीति हमें बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि तीनों लेवल पर अभी हमें नई शिक्षा नीति के हिसाब से थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा इसमें। और इसके लिए हमने एक समिति, हमारे माननीय मंत्री जी तोमर साहब ने के निर्देशानुसार हमने एक समिति गठित की है जो अलग अलग बिंदुओं पर इसमें चर्चा करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 29 तारीख को जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, उसके बिल्डिंग का उद्घाटन किया, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइमरी के 6वीं के बाद भी जो मिडिल लेवल की शिक्षा है उसमें भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा कि बच्चे पहले से ही बहुत रुचि रख के हमारे पास आएंगे और एक क्वालिटी बच्चे जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, तो गुणवत्ता को ध्यान में रखने के लिए हमें उनका बेस मजबूत होगा और बच्चे रुचि से हमारे पास आएंगे और एक बहुत अच्छा योगदान इसमें हमें दे पाएंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। कोरोना से कैसे लड़े किसान में अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, ऑलरेडी पहले से ही बच्चे एग्रीकल्चर की तरफ रुझान कम होता था कि हम एग्रीकल्चर एजुकेशन की तरफ जाए, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ या और भी फील्ड हुआ उसमें जाना पसंद करते थे। एक चुनौती तो पहले से ही था। अब नई शिक्षा नीति जो आप लाए हैं तो इस चुनौती से कैसे आप निपटेंगे? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 4 या 5 साल में कृषि की तरफ बच्चों का रुझान बहुत बढ़ा है। अगर हमारे आंकड़े देखें आप तो पिछली साल हमारे जो एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हमारा ICAR के द्वारा जो हम सीट्स भरते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें 60% बच्चे ज़्यादा अपीयर हुए। तो इससे लगता है कि रुचि बढ़ी है बच्चों में एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा
कि रुचि न होने का कारण ये नहीं है कि एग्रीकल्चर से कोई घृणा करते हैं, कोई हेट करते हैं बच्चे जो हैं। उसका कारण ये है कि बच्चों को पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसके लिए हमने अभी जो हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक की योजना है, NAHEP जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हमने भारतवर्ष में एक कैंपेन चला कि 12th के बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके प्रिंसिपल्स को, साइंस टीचर्स को हमने बुलाया और उनको बताया कि एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और उससे बहुत रुझान हमें देखने को मिला। बच्चों को नहीं मालूम था कि एग्रीकल्चर का मतलब आप जीनोमिक्स में रिसर्च कर सकते हो, एग्रीकल्चर का मतलब आप क्लोनिंग में रिसर्च कर सकते हो, वेटनरी साइंस में, एग्रीकल्चर का मतलब कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी काम कर सकते हो, तो हाईटेक रिसर्च भी आप इसमें कर सकते हो। और बच्चे एग्रीकल्चर का मतलब समझते हैं कि एग्रीकल्चर ले लिया तो अब हमें खेतों में जाकर सारा काम करना है। खेतों का काम भी ज़रूरी है, लेकिन लेबोरेटरी के भी बहुत सारे पार्ट इसमें आते हैं। आजकल लोग बात करते हैं मार्केट इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आप अगर सोशल साइंस में हैं तो आप मार्केट इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं। IT का बहुत सारा यूज़ इसमें, किस तरह से आप किसानों को मार्केटिंग में IT के टूल्स यूज़ करके हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हैं। तो जब बच्चों को इसमें पता लगता है तो उनका रुझान एकदम से कृषि की तरफ होता है। और हमने यही कोशिश की है कि किस तरह से बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। सर, अगर हम एग्रीकल्चर के अलावा और भी जो ऐसे इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो भी बातें हुई, तो सर हम वहाँ पर देखते हैं कि बच्चे के रुझान में एक बहुत बड़ा जो कारण है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उसके एडवर्टीजमेंट होता है, वहाँ पर उसके इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेज हैं, सारा चीज़ें हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के सर इसमें काफ़ी कम है। क्या इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर के कॉलेज, आपके IRI है, इसके भी कुछ जो संबंध कुछ महाविद्यालय वगैरह या इसे जुड़ करके भी कुछ आगे हो सकता है सर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। और अभी अगर हम देखें तो हमारी सरकार ने IRI के नई 3 IRI खोल दी जो है, यही बिंदु ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नए कॉलेजेस को भी एफिलेट किया। और इस नई शिक्षा नीति में जो दिया गया है कि अब एक वर्ड जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का था वो ख़त्म कर देंगे, एफिलिएशन ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब इंडिपेंडेंट कॉलेजेस भी डिग्री देना शुरू कर देंगे। तो उससे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें बढ़ावा मिलेगा। हमारे ICAR के बहुत सारे संस्थान हैं जो कि सक्षम हैं शैक्षणिक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, जिसको हम IRI का एक कैंपस बनाया है हमने जो है। लेकिन इस तरह के हमारे और बहुत सारे संस्थान हैं, करीब 120 के आसपास हमारे संस्थान हैं पूरे भारतवर्ष में। 74 हमारी कृषि विश्वविद्यालय हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जब इस तरह की मान्यता हमें मिल जाएगी इस नई शिक्षा नीति से, तो उसमें इस तरह के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने आप को एक डिग्री भी प्रोवाइड करें और स्टूडेंट्स को अपने यहाँ हॉस्टल बना के उसमें रख के उनको शिक्षा भी प्रोवाइड करें। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़मीन उनके पास पहले से ही है, उनके पास सभी लेबोरेटरीज़ हैं, तो इसमें ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और जो हमें एक टारगेट दिया गया है, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को जो टारगेट दिया गया है नई शिक्षा नीति में कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER जिसको बोलते हैं, उस जो अभी करीब हायर एजुकेशन में 26.3% है, उसको बढ़ा के हमें 50% करना है। अब 50% करने के लिए आपको प्रतिवर्ष करीब 1 या 2% बढ़ाना पड़ेगा उसको, अगर 2035 तक ये टारगेट आपको अचीव करना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अभी से अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि किस तरह से हर साल हम अपना इनटेक, बच्चों को ज़्यादा रुचि पैदा करें और ज़्यादा बच्चों को हम अपने यहाँ कृषि में लें। सर, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, पास करने के बाद में सर सभी का रुझान रहता है कि एक अच्छा जॉब हो और फिर वो जॉब की तरफ भागते हैं। और सर प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि 2022 तक तो पहले किसानों की आय डबल करना है।
कृषि स्टार्टअप यानी कि कृषि में उद्यमी को बढ़ावा देना है, 10,000 FPO बनाना है। सर इसके लिए जो हम बाहर से लोगों को ट्रेन करते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं, तो क्यों ना सर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और जो बाहर जॉब के लिए वो भाग रहे हैं, तो उनको इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए। इस तरह से क्या कुछ हो सकता है सर? हाँ, इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजना है। तो क्योंकि मैं शिक्षा से संबंध रखता हूँ, कृषि शिक्षा को देखता हूँ अपने भारतवर्ष की, तो हम लोगों ने जो अपने यहाँ अलग अलग स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो हमारे गांव में एसोसिएट होते हैं उनको हम लोग 3,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता देते हैं। और वो सारा इसलिए करते हैं कि बच्चे सीखकर अपना खुद एक उद्यमशील बने, खुद अपना एक रोज़गार खोलें। उसके लिए बहुत सारे सेंटर्स हमने बना रखे हैं जहाँ पर उनको नाबार्ड के द्वारा एक वित्तीय सहायता मिलती है। सरकार की स्टार्टअप खोलने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनसे भी उनकी हैंड होल्डिंग उनको सहायता मिलती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से सहायता हमें कहाँ से मिल सकती है, जिसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है और जिसमें बहुत प्रगति भी हुई है। जो स्टार्टअप आपने देखे होंगे अभी पिछले कुछ सालों में जो स्टार्टअप खुले हैं, और एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो ये है कि जो बच्चे कभी कृषि से संबंध नहीं रखा है, इन्होंने कभी कहीं कृषि इन्होंने पढ़ी नहीं है, वो लोग भी इसमें एक सामाजिक कार्य समझकर या एक बहुत अच्छा स्टार्टअप समझकर अपनी जॉब्स छोड़कर, जैसे कि बच्चे IIT से पढ़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी BTech कर रखी है किसी अच्छे विषय में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में कर रखा है उन्होंने, या केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है, अब छोड़कर वो इधर भी बहुत अपना रुझान दिखा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं जो हैं, और दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं जो है। कर्नाटक का मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बच्चा मिशिगन से छोड़ के आया, अमेरिका से बहुत सारे बच्चे छोड़ के यहाँ इंडिया में आए, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया और एक पूरे अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो ये जो रुझान है ये अब देखने को मिला है हमें। हमारा किसान भाइयों से निवेदन है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के कोरोना से कैसे लड़े किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।